नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 10 जनवरी 2014 को गांधीनगर गुजरात में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अभी भी वक्त है, कुछ कठिनाइयां जरूर होंगी, लेकिन रास्ते अभी भी खोजे जा सकते हैं, मंजिलें अभी भी पार की जा सकती हैं और मानव जाति के कल्याण के लिए नई ऊर्जा का स्रोत हमारी भारत मां की पवित्र भूमि बन सकती है। ऐसे सपने हमें संजोने चाहिए। जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इस महात्मा मंदिर का निर्माण गुजरात की जब गोल्डन जुबिली ईयर हम मना रहे थे 2010 में, तब सोचा था कि गांधीनगर है तो गांधी जी की याद में भी कोई व्यवस्थाएं विकसित होनी चाहिए। और आपको आनंद होगा कि हमारे देश में भी ऐसा निर्माण 182 डेज में हो सकता है। इस महात्मा मंदिर का प्रमुख हिस्सा 182 दिन में तैयार करके हमने 2011 का हमारा वाइब्रेंट समिट यहां पर किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश के पास अपार क्षमता है, विपुल संभावनाएं हैं और ढेर सारी आकांक्षाएं हैं। आवश्यकता है उसको समझे, उसे जोड़े और देशवासी इसके लिए जुट जाएं तो सब कुछ संभव है। हम लगातार विचार विमर्श का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक कन्विक्शन है कि देश के भिन्न भिन्न भागों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। देश के विद्वज्जनों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दुनिया से भी बहुत कुछ सीख करके हमारे देश के काम लाया जा सकता है। तो ये अवसर हम गुजरात के लोगों के लिए सीखने का अवसर है, जानने का अवसर है, समझने का अवसर है और हमें ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में आप आए हैं। इसलिए मैं हृदय से विशेष रूप से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक प्रकार से भारत का युवा मन एक प्रकार से भारत के युवा शिक्षा विद्या का रूप, इसका एक लघु रूप आज इस महात्मा मंदिर में इकट्ठा हुआ है। मुझे बताया गया इस कार्यक्रम में यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स मिलाकर के 33 राज्यों से इस समारोह में लोग शरीक हुए हैं। हिंदुस्तान के 100 से अधिक वाइस चांसलर एंड डायरेक्टर इस समारोह में मौजूद है। ये जो समिट चला उसमें विश्व में जिनकी गणना होती है
ऐसे स्कॉलर, इनोवेटर्स 84 जिन्होंने आकर के इन भिन्न भिन्न कॉन्फ्रेंस के हिस्सों को संबोधित किया है। 1500 से अधिक प्रोफेसर्स, टीचर्स इसमें शरीक हुए हैं। गुजरात के 1500 विद्यार्थी हैं, तो गुजरात बाढ़ से 3000 से ज्यादा विद्यार्थी यहां मौजूद हैं। यहां करीब 40 देशों के 200 के अधिक स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि शिक्षा के लिए चिंता करने वाला ये प्रयास, उसकी उपस्थिति को देखा जाए तो भी ये कितना महत्वपूर्ण है। मैं इसमें सहयोग देने वाले इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के सब लोग, यूनिवर्सिटी के सारे साथी और देश के अन्य कोनों से जिनकी मदद मिली, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, हम लोग लंबे अरसे से एक बात सुनते भी आए हैं और हम बोलते भी हैं। यूनान, मिस्र और रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कौन सी बात? कभी तो सोचें, क्या कारण है? हजारों साल की परंपरा, हजारों साल पुराना ये समाज, ये हस्ती मिटी क्यों नहीं? हमले कम नहीं हुए, संकट कम नहीं आए, दुविधाएं नहीं है ऐसा नहीं है, प्रलोभन नहीं है ऐसा, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी हस्ती मिटती नहीं हमारी। कारण क्या है? मतलब कई कारण कई लोग बता सकते हैं और हो भी सकते हैं, लेकिन मैं जो कारण देख रहा हूं वो है कि हमारे पूर्वजों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो इन्वेस्टमेंट था ह्यूमन वेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, मानव समाज के निर्माण के लिए शक्ति जुटाई थी। हर युग में, हर पल, हर समाज में, हर नेतृत्व ने निरंतर उसमें विकास किया। व्यक्ति के निर्माण पर बल दिया गया और व्यक्ति के निर्माण में शिक्षा और दीक्षा, गुरु और शिष्य, संस्कार, संक्रमण, इन उत्तम परंपराओं को हमने विकसित किया और जिसके कारण एक ऐसे समाज की रचना हुई जो ज्ञान पर आधारित थी, उसके सारे पैरामीटर डायनेमिक थे, वे बदलाव को स्वीकार करने वाली व्यवस्था वाले थे, युगानुकूल परिवर्तन को स्वीकार करने वाला समाज बनाया। ये जो ज्ञान की परंपरा की हमारी जो विरासत है, और इसी के भरोसे आज हम कह सकते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
इसलिए अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से, बहुत चालाकी से इसी पर वार करने की कोशिश की। अगर लॉर्ड मैकाले ने हमला बोला तो शिक्षा, परंपरा और व्यवस्थाओं पर होगा। बाकी किसी ने हमको डुलाया नहीं, हिलाया नहीं, डराया नहीं, लेकिन ये एक ऐसा इंजेक्शन हो गया जिसने हमारे भीतर की शक्ति को झकझोर डाला। समय की मांग थी कि देश की आजादी के बाद विश्व को क्या चाहिए, आने वाली कल कैसी होगी, समाज कैसा होना चाहिए, क्या यह देश विश्व को कुछ देने का सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता? क्या इस देश ने विश्व को देने का अपना मन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या ऐसे बड़े सपने संजोने चाहिए कि नहीं संजोने चाहिए? उन मूलभूत बातों को अगर उठाया होता और उसी को लेकर अगर हम आगे चले होते तो हमारी उन पुरानी विरासत, उसकी जो अच्छाइयां हैं उसको आगे लेते हुए, उसमें जो आधुनिकता के बदलाव की जरूरत थी उस बदलाव को स्वीकार करते हुए हम नवी व्यवस्थाओं को विकसित करने का प्रयास करते, तो आज हम विश्व को कुछ देने के लिए योग्य बन जाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अभी भी वक्त है, कुछ कठिनाइयां जरूर होगी, लेकिन रास्ते अब भी खोजे जा सकते हैं, मंजिल अब भी पार की जा सकती है, और मानव जात के कल्याण के लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत यह हमारी पवित्र भारत माता की भूमि बन सकती है। ये सपने हमने संजोने चाहिए। आज कठिनाई क्या हुई है? कभी हम सोचे तो हमारा शिशु मंदिर का बालक वहां से लेकर के यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर बनने तक की यात्रा में कभी सवाल उठता है, कोई लिंक है क्या? या हर जगह पे हमें बिखराव नजर आता है? अगर ये पूरी विकास यात्रा इंटीग्रल नहीं है, अगर वो सर्कल के रूप में है, छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, दूसरा सर्कल, तो मैं समझता हूं मनुष्य के विकास को उसको जोड़ेगा नहीं। अगर वो छोटे सर्कल में है तो वहीं रहेगा, बड़े सर्कल में तो वहीं रहेगा, उससे बड़े सर्कल में तो वहीं रहेगा, उसी में घूमता रहेगा। और इसलिए जब हम इंटीग्रल की बात करते हैं तब एक छोर से हम शुरू करें, राउंड करते 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 उसी सर्कल को बढ़ाते चले, विस्तार करते चले व्यक्तित्व का, जो व्यक्ति से लेकर के समूह से समाज से समाज से समष्टि तक अगर उस यात्रा को आगे बढ़ाता है तो उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। हम वो लोग हैं जिसने कहा है कि नर करनी करे तो नारायण हो जाए। हमारे यहाँ ये कल्पना नहीं कोई ईश्वर पैदा होता, ये कल्पना नहीं है। हमारे यहाँ है कल्पना कि नर करनी करे तो नारायण हो जाए, यानी व्यक्ति के विकास की ऊंचाई को ईश्वर तक ले जाने का सामर्थ्य हमारी सोच में रहा। हमें आवश्यकता है कि उसके लिए नई व्यवस्थाओं को विकसित करना